हेलो दोस्तों, हिंदी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। मैं रोमी दरक्षा आज आप लोगों को 100 प्रश्नों का जो है लक्ष्य लेकर के रखी हूँ, जो कि PYQ है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मैं आज आपको फिर पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये है आधुनिक भारत का इतिहास। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि बक्सर की जब लड़ाई हुई थी तो कौन सा संधि था जिसपे हस्ताक्षर किए गए थे? तो बक्सर की जो लड़ाई है इलाहाबाद संधि पे हुई थी, या सुगौली पे, या बेसिन पे, या सालबाई संधि पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो है इलाहाबाद की संधि पे जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो अब मैं थोड़ी सी समरी आपको बताऊंगी, ताकि समरी से और कई क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 की, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। किसको दे दिया? अंग्रेजों को। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी दे दी। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं इस बुक को पहले कंप्लीट कर दूँ। ये PYQ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं हर एक सम्राट या हर एक राजाओं के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया ने, ठीक है, 1635 में, 1632 में, 1643 में, या 1648 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर B है, जो कि 1632 में। ठीक है, इसकी समरी है, इसको पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में और भी अच्छे से बैठेगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में, कहाँ में? पटना में। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है। अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। ये लोग आए थे यहाँ पे व्यापार करने। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, पहले इस बुक को मैं कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने, कौन बने थे? इनमें से कौन बने थे इंग्लैंड में भारत के, यानी कि इंग्लैंड में बने थे भारत के? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और स्वामी विवेकानंद। तो इसमें जो है आपका है दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, छोटा सा समरी दिया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पढ़ेंगे क्योंकि समरी से और अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। उन्हें सम्मानपूर्वक भारत का योद्धा, वृद्ध पुरुष, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जैसे नहीं कहते फादर ऑफ इंडिया, तो उसी तरह इसको भी हम बोल सकते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब देखिएगा यहाँ पे 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के निर्धारित किया था कि बंगाल श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति दी थी। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति दी थी। बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं दी थी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के समय कोई भी प्रावधान अधिनियम नहीं था। इसमें क्या क्या श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान नहीं छोड़ सकता था, बिना अधिकारी की अनुमति के बागान नहीं छोड़ सकता था। फिर इसके आप आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? देखिए अभी आपको मैंने पढ़ा था कि फादर ऑफ इंडिया जो है हमारे महात्मा गांधी जी हैं, और यहाँ पे ओल्ड मैन, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। इसको आगे थोड़ा सा समरी पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1887 में उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एवं ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि जो दादा भाई नौरोजी है उनका कौन सा जो है पुस्तक है, तो ठीक है, तो ये है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अब आगे आप देखिएगा, आपका छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वणीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? निर्वणीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की पूर्ति करना, नियोजित वर्णों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। तो इसमें से कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समरी पढ़ेंगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका तो डी आंसर है, एक से अधिक। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वणीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इसके अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई थी। यानी कि इसके एक से अधिक आंसर थे आपके। फिर आपका आता है 1857 का विद्रोह। ये भी बहुत अच्छी एक स्टोरी है। मैं जब इस बुक को समाप्त कर दूंगी तो मैं आपको वो पढ़ाऊंगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। स्टोरी टाइम में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? नाना साहब थे, बहुत ही इन्होंने जो है अपने देश के लिए अच्छा योगदान दिया था। तो उन्होंने जो है अपने आप को नाइब जो है घोषित किया था, ठीक है। फिर उसका समरी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। 14 जुलाई 1897 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित कर दिया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जब ये विद्रोह हुआ था तो उस समय इन लोगों ने ही मिल के, सब लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिल के ही जो जाफर थे, बहादुर शाह जाफर, उनको अपना राजा घोषित किए थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आपने। 8वां क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? उद्घोषणा 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858। तो 1 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858 में उद्घोषणा जारी हुई थी। फिर से हम आपको समरी पढ़ाते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया।
यानी कि जो 1 नवंबर को 1858 को जो ब्रिटिश कंपनी एक थी, तो उस जो विक्टोरिया थी उसको हटा करके अब सरकार का जो है नियम लागू कर दिया था। ठीक है। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किया गया। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने महारानी रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? अफगान ने, ईरान ने, मुगल ने। तो देखिएगा ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए समरी में दिया हुआ है। इसमें जो है देखो ध्यान से, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1897 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्होंने अपना भाई मानती थी। देखिए ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा पहले से है, लेकिन अब जो है सब पागल कर दिए हैं। अपने भाई को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब ने 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। ठीक है, 10,000। विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? यहाँ पे कह रहा है कि जो 1800 शताब्दी के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, मजूमदार, या इसमें से कोई नहीं। तो मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगी, और मैं कल आपको बताऊंगी यहाँ पे। और उसके बाद जो है हम फिर कल पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाएगा, ज़्यादा देर पढ़ेंगे तो। आपको मैंने समरी के साथ पढ़ाया, समरी में भी कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप उसको भी पढ़िएगा ध्यान से। फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। ठीक है, सो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी।